उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। उत्पत्ति, समाप्यता, स्वामित्व और विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के प्रकारों का वर्णन कर सकेंगे। संसाधनों का विकास परिभाषित कर सकेंगे। भारत में संसाधन नियोजन, संसाधनों का संरक्षण परिभाषित कर सकेंगे। भूमि संसाधनों, भारत में भू उपयोग प्रारूप, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपायों का वर्णन कर सकेंगे। मृदा के प्रकारों, उनके प्रकारों और फसलों के लिए महत्व का वर्गीकरण कर सकेंगे। मृदा अपर्दन और संरक्षण को परिभाषित कर सकेंगे। संसाधनों के प्रकार। संसाधन कोई भी भौतिक पदार्थ जो हमारे आसपास के वातावरण और वायुमंडल का भाग है और लोगों की आवश्यकता पूरी करता है, उसे संसाधन के रूप में जाना जाता है। संसाधनों को व्यापक रूप से प्राकृतिक संसाधनों और मानव संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें आगे और श्रेणियों और उनकी उपश्रेणियों में विभाजित किया जाता है। संसाधनों के प्रकार। संसाधनों को प्रमुख रूप से उत्पत्ति, समाप्यता, स्वामित्व और विकास के स्तर के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। आइए हम विस्तार से इन पर चर्चा करें। 1. उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव दोनों संसाधन इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैव संसाधनों में जीवित वस्तुएं और सजीव प्राणी शामिल हैं, जैसे कि मनुष्य, पौधे आदि, जबकि अजैव संसाधनों में निर्जीव वस्तुएं शामिल हैं, जैसे कि चट्टानें। 2. समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य दोनों संसाधन इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नवीकरण योग्य संसाधनों को भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। सौर और पवन ऊर्जा, वन और जल ऐसे संसाधनों के उदाहरण हैं। वहीं दूसरी तरफ अनवीकरण योग्य संसाधनों को इतनी आसानी से नहीं बनाया जा सकता है और उनके बनने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। धातु और जीवाश्म ईंधन ऐसे संसाधनों के उदाहरण हैं। 3. स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, व्यक्तिगत संसाधन भूमि, भूखंडों और घरों आदि के रूप में व्यक्तिगत स्वामित्व में होते हैं। बागान, कुएं और तालाबों में पानी भी इन संसाधनों के कुछ उदाहरण हैं। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कुछ लोगों के समूह या हम समुदाय या समाज कह सकते हैं के स्वामित्व में होते हैं। सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, श्मशान भूमि, खेल के मैदान इन संसाधनों के कुछ उदाहरण हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, राष्ट्रीय संसाधन किसी विशेष राष्ट्र से संबंधित संसाधन होते हैं। राष्ट्र की सड़कें, नहर, रेल मार्ग और हवाई अड्डे आदि इन संसाधनों का विकास। प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति हमें निःशुल्क उपहार के रूप में विभिन्न मूल्यवान संसाधन प्रदान करती है। ये संसाधन सभी मनुष्यों के लिए उनकी जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। लोग इन संसाधनों के लाभों से अनभिज्ञ हैं, इसलिए वे अव्यवस्थित रूप से इन्हें उपयोग और बर्बाद कर रहे हैं, जिससे इन संसाधनों के विलुप्त होने की बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। प्राकृतिक संसाधन बर्बाद करने की समस्याएं। लोगों को एक बार सोचना चाहिए कि यदि पृथ्वी पर ऐसा कोई प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध नहीं होगा तो क्या होगा। उन्हें पानी, मृदा, वन आदि के बिना अपने जीवन की कल्पना करनी चाहिए। इन प्रतिकूल प्रभावों से कई बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे कि 1. कई लोग संसाधनों के ऐसे हवास से अपने लालच की पूर्ति करेंगे। 2. कई लोग ऐसे संसाधन
संचित कर लेंगे, जिससे समाज अलग अलग श्रेणियों में विभाजित हो जाएगा। 3. इससे भूमंडलीय तापमान, सूखा, ओजोन परत अवक्षय, प्रदूषण और मृदा निम्नीकरण इत्यादि जैसी कई पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होंगी। सतत पोषणीय विकास प्रक्रिया का कार्यान्वयन करके संसाधनों का प्रबंधन किया जा सकता है। सतत पोषणीय विकास यह प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताएं पूरी करती है। यह आर्थिक विकास, पर्यावरण की देखभाल और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन की भी गारंटी देती है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन 1992 में एकत्रित हुए। इस सम्मेलन में नेताओं ने 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास प्राप्त करने के लिए एजेंडा 21 अपनाने पर हस्ताक्षर किया। संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे कि सर्वेक्षण, मानचित्रण, संसाधनों के गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान और मापन के माध्यम से देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान की जाती है। इसके अतिरिक्त संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए आवश्यक कौशल, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं का उपयोग करके नियोजन ढांचा विकसित किया जाता है और फिर राष्ट्रीय विकास योजनाओं के साथ संसाधन विकास योजनाओं की तुलना की जाती है। जिन क्षेत्रों में संसाधन के आर्थिक महत्व का उच्च मूल्य है, वे उन क्षेत्रों की तुलना में अधिक ध्यान देते हैं जिनमें इन संसाधनों की कमी है। संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग पर्यावरण से संबंधित कई समस्याओं का मुख्य कारण है। इन समस्याओं से बचने के लिए इन संसाधनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अब हम सबसे आवश्यक संसाधन यानी भूमि संसाधन पर जानकारी प्राप्त करते हैं। भूमि विभिन्न क्रियाकलापों और प्रतिक्रियाओं पर आधारित है, जैसे कि प्रकृति, वनस्पति, वन्य और मानव जीवन, आर्थिक क्रियाकलाप, परिवहन और संचार प्रणालियां। भारत में पर्वत 30% भूक्षेत्र पर विस्तृत है, पठारी क्षेत्र 27% भूक्षेत्र पर विस्तृत है, जबकि 43% भूक्षेत्र मैदान है। भू उपयोग। भूमि संसाधनों का मुख्य रूप से उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। 1. वन। 2. भूमि जिस पर खेती संभव नहीं है। 3. अन्य अकृष्ट भूमि और 4. परती भूमि। भारत में भू उपयोग प्रारूप। भू उपयोग हमेशा 2 कारकों से निर्धारित होता है। 1. भौतिक कारक, जिसमें जलवायु, मृदा का प्रकार और भू आकृति आदि शामिल है। 2. मानवीय कारक, जिसमें जनसंख्या घनत्व, संस्कृति और परंपराएं शामिल हैं। यहां वर्ष 1960-61 और 2008-9 में सामान्य भूमि श्रेणियों का तुलनात्मक चार्ट दिया गया है। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भारत में इस समय लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि की पहचान की गई है। यहां एक पाई चार्ट दिया गया है जो वर्ष 2000 में भारत में बंजर भूमि दर्शाता है। आइए अब हमें भारत में संसाधन के रूप में मृदा प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पौधों को पोषण और आधार प्रदान करती है। मृदा में कई सजीव भी उपस्थित होते हैं। मृदा प्राच्छेदिका में, जैसा कि यहां दर्शाया गया है, 4 लंबवत संस्तर होते हैं। मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर बहुत उपजाऊ होता है और फसलों की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय मृदाओं को मृदा के रंग, मोटाई, बनावट, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मृदा का वर्गीकरण। भारत की मृदाओं को व्यापक रूप से
6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. जलोढ़ मृदा। 2. काली मृदा। 3. लाल और पीली मृदा। 4. लेटराइट मृदा। 5. शुष्क मृदा। 6. वन मृदा। आइए अब हम इनमें से हर एक के बारे में संक्षेप में जानते हैं। जलोढ़ मृदा, यह भारत के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। यह प्रकृति में बहुत उपजाऊ होती है। यह रेत, सिल्ट और मृत्तिका से बनी होती है। यह गन्ना, धान, गेहूं और अन्य अनाजों और दालों की वृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। काली मृदा, यह मृदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र और मालवा आदि के पठारों में पाई जाती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसे मृदा के पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। यह कपास की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। लाल और पीली मृदा, लाल मृदा ओडिशा, छत्तीसगढ़, गंगा के मैदान और पश्चिमी घाट के कुछ भागों में पाई जाती है। लौह धातु के प्रसार के कारण यह रंग में लाल दिखती है। यह चावल, गेहूं, गन्ना, आलू और मूंगफली आदि की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। लेटराइट मृदा, यह मृदा केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और असम में पाई जाती है। यह मृदा चाय, कॉफी और काजू की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। शुष्क मृदा, यह पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। यह गेहूं, कपास, मक्का, मोटे अनाज और दलहन की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। वन मृदा, यह पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह चाय, मसालों, कॉफी, गेहूं, मक्का और जौ की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। यहां भारतीय नक्शा है। सारांश, हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। संसाधनों को उत्पत्ति, दोनों जैव और अजैव संसाधन, समाप्यता, दोनों नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन, स्वामित्व, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन और विकास के स्तर, संभावी विकसित, भंडार और संचित कोष जैसे अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मनुष्य द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के कारण भविष्य में कई अप्रत्याशित समस्याएं हो सकती हैं। सतत पोषणीय विकास प्रक्रिया लागू करके संसाधन प्रबंधन किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के रियो डी जनेरो में पृथ्वी सम्मेलन 1992 में एकत्रित हुए। इस सम्मेलन में नेताओं ने 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास प्राप्त करने के लिए एजेंडा 21 अपनाने पर हस्ताक्षर किया। संसाधन नियोजन प्रक्रिया में विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे कि सर्वेक्षण, मानचित्रण, संसाधनों के गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान और मापन के माध्यम से देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान की जाती है। संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग पर्यावरण से संबंधित कई समस्याओं का मुख्य कारण है। इन समस्याओं से बचने के लिए इन संसाधनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। खनन, अति चराई, अति सिंचाई भारत में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण हैं। वृक्षारोपण, अति चराई पर नियंत्रण, बालू के टिब्बों में स्थितीकरण आदि द्वारा कुछ हद तक भूमि निम्नीकरण को नियंत्रित किया जा सकता है।